नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बीबीसी पर हुए इनकम टैक्स सर्वे के बारे में। तो टेक्निकली आज जो हुआ है वो आईटी रेड नहीं थी, इट इज अ सर्वे अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एक ब्रिटिश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इसके भारतीय ऑफिस पर आज इनकम टैक्स की टीम्स के द्वारा एक सर्वे किया गया है। इनकम टैक्स की टीम्स ने यहां जाकर पूछताछ करी है, जांच करी है। अब इसमें बीबीसी का कहना है कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, वी आर फुल्ली कोऑपरेटिंग विद द टैक्स अथॉरिटीज। दूसरी ओर इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि बीबीसी के ऑफिसेस पर यह जांच हुई क्योंकि कुछ हफ्ते पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करी थी। अब हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में तो ब्रॉडकास्ट हुई ही नहीं थी, इट वॉज ब्रॉडकास्टेड ओनली फॉर यूके। वहां के लोगों के लिए ये ब्रॉडकास्ट करी गई थी। भारत में ये ऑनलाइन अवेलेबल होती उससे पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसे यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया और सरकार का काफी बड़ा क्रैकडाउन था इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ। कुछ लोगों ने जहां पर इसे पब्लिकली स्क्रीन करने की कोशिश करी वहां उन्हें अरेस्ट भी किया गया है, कई स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया गया था जेएनयू यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब यहां पर रूलिंग पार्टी का यह मानना है कि आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और बीबीसी का जो हमेशा से एजेंडा रहा है वो एंटी इंडिया रहा है और भारत के प्रति वो सकारात्मक रिपोर्टिंग करता ही नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट जो कर रहा है लीगल है, उसे अपना काम करने दिया जाए। ये बात बिल्कुल सही है, आईटी डिपार्टमेंट लीगली कर रहा है, उसे अपना काम करने देना चाहिए। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई उसके कारण ये आईटी रेड उन पर लाई गई है एंड ये एक प्रकार का अघोषित आपातकाल है। आपातकाल आप सभी को मालूम होगा 1975 से 77 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लागू किया था देश में और इस समय मीडिया फ्रीडम्स को पूरी तरह छीन लिया गया। तो कांग्रेस और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अभी भी मीडिया फ्रीडम्स को छीना जा रहा है बट विदाउट ऑफिशियली डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी। ये एक प्रकार का अघोषित आपातकाल है। अब आगे बढ़ें उससे पहले आप मेरे बारे में यहाँ डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अगर आप लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर इस वक्त बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। यहाँ पर केवल आपको लाइव क्लासेस ही नहीं बल्कि अन्य कई फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं अगर आप हमारा कोर्स सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस अवेल करना चाहते हैं तो। कई यूपीएससी टॉपर्स, इनके आप इंटरव्यूज भी देख सकते हैं हमारे चैनल्स पर। दे हैव यूज्ड एंड गॉट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है कोर्स की कि कैसे आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल सकता है तो आप फोन करिए इस फोन नंबर पर और कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं कॉल कर रहा हूं एंड दे विल टेल यू हाउ टू गेट द 40% डिस्काउंट ऑन वेरियस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं, बीबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। जब शुरू हुआ था तब नाम कंपनी था, बाद में कॉर्पोरेशन हो गया कुछ ही साल बाद। इसकी शुरुआत होती है 1922 में एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर। तो ये ब्रिटेन में उस समय रेडियो ब्रॉडकास्ट किया करता था। शुरुआत इसकी एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के रूप में हुई थी लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर इसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर का दर्जा दे दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने अपना पूरा पैसा और अपना सपोर्ट इस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में डाल दिया। सो इट बिकेम द नेशनल ब्रॉडकास्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जैसे हमारे देश में आज से 20-30 साल पहले तक दूरदर्शन के अलावा ज्यादा चैनल नहीं होते थे, इक्का दुक्का चैनल्स थे, मेनली दूरदर्शन ही ब्रॉडकास्टिंग करता था। फ्रॉम एटलीस्ट 70s टिल 1990s, लेट 90s तक केवल दूरदर्शन एक मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस था इंडिया में जो न्यूज अवेलेबल करवाता था। उसी प्रकार से बीबीसी भी लगभग 30-40 साल तक यूके में एकमात्र मीडिया का या न्यूज का सोर्स था। टिल 1955 देयर वाज नो प्राइवेट चैनल इन यूके। तो बीबीसी की शुरुआत एक रेडियो ब्रॉडकास्टर के रूप में होती है। 1936 में ये टीवी पे प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण रोक दी गई। फिर 1946 में फिर से टीवी ब्रॉडकास्टिंग शुरू करी जाती है और 1955 तक कोई अन्य प्राइवेट प्लेयर यूके के मार्केट में नहीं था। तो बीबीसी काफी लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार की या न्यूज की तरफ से आप देखो तो एकमात्र आवाज थी ब्रिटेन में। अब बात यह है कि बीबीसी का इन्फ्लुएंस केवल ब्रिटेन में नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। कैसे? तो देखिए इसका नेटवर्क इतना वास्ट है, ये पूरी दुनिया के कई देशों में ऑपरेट करता है और बाय द वे ये उनका हेडक्वार्टर है, ब्रॉडकास्टिंग हाउस विच इज सिचुएटेड इन लंदन। तो यहां पर 22,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं और दुनिया के कई देशों में इनका नेटवर्क है। तो कई भाषाओं में रिपोर्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बीबीसी हिंदी का रेडियो आता था, बहुत फेमस था। आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछेगा तो उस समय बीबीसी का जो बुलेटिन है वो काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। रेडियो की बात कर रहा हूं मैं। और अभी भी बीबीसी के टेलीविजन प्रोग्राम्स इंडिया में आते हैं। उनका एक अलग चैनल भी है और कई अन्य चैनल्स के साथ भी वो टाई अप करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया ब्रॉडकास्टर है, इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट 22,000 एम्प्लॉइज यहाँ वर्क करते हैं और दुनिया के लगभग हर देश में ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। कुछ इक्का दुक्का देश जैसे नॉर्थ कोरिया जहां पर अलाउड ही नहीं है, उनको छोड़ दो, तो उसके अलावा बीबीसी दुनिया के हर देश में अवेलेबल है। अब बीबीसी पैसा कहां से लाता है? क्योंकि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको चलाने में हर साल एवरेज 5 to 6 बिलियन पाउंड्स खर्च होते हैं। यस,
5 to 6 billion pounds, विच इज समथिंग लाइक अ बजट ऑफ अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी। और ये है भी एक एमएनसी की तरह ही काम कर रहा है, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ये काम करता है, लेकिन याद रखना ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो इसके 5 या 6 बिलियन के बजट में से 75% पैसा इसे ब्रिटिश सरकार देती है। ये पैसा ब्रिटिश सरकार कहां से लेकर आती है? तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ा सिंपल रेवेन्यू मॉडल बना रखा है। ब्रिटेन के जिस भी घर में टीवी चल रहा है उसे एक टीवी लाइसेंस फी देनी होती है। एज ऑफ राइट नाउ इट इज 159 पाउंड्स पर एनम पर हाउस होल्ड। तो हर घर से 160 पाउंड का एक पैसा वसूला जाता है टीवी लाइसेंस फी, वो आपके टीवी के रिचार्ज वगैरह में इंक्लूडेड होता है, और उस पैसे से ब्रिटिश सरकार बीबीसी को अपना बजट देती है। तो ये लाइसेंस फी अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, और ये अमाउंट ऑलमोस्ट 3.5 या 4 बिलियन के आसपास बीबीसी को हर साल दिया जाता है। थोड़ा सा वेरी होता है, कभी 3.5 बिलियन, कभी 4 बिलियन। ये पिछले 2-3 साल से इतना पैसा बीबीसी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन तो उन्हें मिल जाता है ब्रिटिश सरकार से। लेकिन बाकी का पैसा कहां से आता है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी साल पहले बीबीसी को कहा था कि थोड़ा पैसा आप खुद भी जनरेट करो, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सरकारी मदद पर आप निर्भर रहें। तो बीबीसी ने दुनिया भर में जो अपने प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसको बीबीसी वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, इसको एक अलग कंपनी के रूप में बना दिया, और ये बीबीसी वर्ल्ड वाइड एक कमर्शियल सब्सिडरी है। तो इसको प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। दिस वर्क्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी। तो बीबीसी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में प्रोग्रामिंग बेचती है। प्रोग्रामिंग बेचने का मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि एनडीटीवी पर रात की 10 बजे बीबीसी का प्रोग्राम आता था, तो वो बीबीसी की प्रोग्रामिंग है, वो उनका आधे घंटे का शो है जो एनडीटीवी उनसे खरीद कर अपने चैनल पर चलाता था बिकॉज ऑफ इट्स हाई क्वालिटी। तो इस तरह से बीबीसी दुनिया के अन्य नेटवर्क्स या अन्य चैनल्स के साथ जुड़कर कमर्शियली पैसा कमाती थी। ऑफ कोर्स एनडीटीवी वुड बी पेइंग सम अमाउंट टू बीबीसी उसके लिए। तो इस तरह से ये रेवेन्यू इनका जनरेट होता है, और ये पूरी दुनिया भर में होता है काम। सो 25% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय बीबीसी वर्ल्ड वाइड, जो इसका पुराना नाम है, अब नाम चेंज होके हो चुका है बीबीसी स्टूडियोज। ओके, तो ये बीबीसी के प्रोग्राम्स और सर्विसेज इंटरनेशनली बेचे जाते हैं और ब्रॉडकास्ट होते हैं। इससे दोनों को फायदा है। देखो, बीबीसी की जो रीच है, इनकी पहुंच है, वो बढ़ जाती है लोकल चैनल्स के माध्यम से, और बीबीसी को पैसा मिल जाता है जो उसके रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी बीबीसी हिंदी तो देखो चल रहा है, वो तो काफी पुराने समय से चल रहा है, तो इट इज स्टिल ऑन गोइंग, बट कई रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग इन्होंने भारत में बंद कर दी है। इसके अलावा इनका जो काफी फेमस 24 आवर इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज सर्विस है बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, ये काफी डिमांड में रहता है। तो जैसे भारत के अंदर टाटा स्काई है, तो टाटा स्काई को अगर बीबीसी वर्ल्ड न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाना है तो वो एक लाइसेंस फी यहां भी लेंगे, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को पैसा दिया जाएगा उसका, और टाटा स्काई या अन्य डीटीएच प्लेयर्स के माध्यम से भारत के दर्शक बीबीसी वर्ल्ड न्यूज चैनल को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पैसा इकट्ठा होता है कमर्शियली दुनिया के अन्य देशों से भी, बट दिस इज स्टिल जस्ट 25% ऑफ द रेवेन्यू। अभी भी 75% पैसा कहां से आ रहा है? डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार से आ रहा है। अब सवाल यह आता है कि ब्रिटिश सरकार बीबीसी को क्या इंडिपेंडेंटली चलने देती है या फिर उसे कंट्रोल किया जाता है? तो देखिए, इंडिपेंडेंट बीबीसी कभी नहीं रहा है, लेकिन उसके इंडिपेंडेंस का जो लेवल है या रेगुलेशन का जो लेवल है वो कई सालों से चेंज होता आ रहा है। एक समय पे वो पूरी तरह से सरकार की पकड़ में था, बिल्कुल शुरुआती सालों की बात कर रहे हैं, तब तो कोई प्रोग्राम बिना सरकार की अनुमति के नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता था। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले या आसपास की, क्योंकि उस समय मकसद क्या था? जनता तक वो न्यूज पहुंचाना जो सरकार चाहती है। लेकिन 1950s और 60s के बाद में जब पूरी दुनिया में मीडिया हाउसेज आने लगे, कई सारे प्राइवेट न्यूज नेटवर्क्स आ गए, तब बीबीसी काफी इंडिपेंडेंट हो जाता है, और बीबीसी की जो प्रोग्रामिंग है उसकी दुनिया में अच्छी खासी साख है कि ये काफी इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग होती है। ब्रिटिश सरकार का इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 2003 में एक अथॉरिटी बनाई थी जिसका नाम है ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑफकॉम। तो ऑफकॉम यूके की एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था है जो उनके टीवी नेटवर्क्स, रेडियो, पोस्टल सारी सर्विसेज को रेगुलेट करती है। पहले अलग अलग रेगुलेटर होते थे, उन्होंने सबको जोड़कर 2003 में एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया, ऑफकॉम। तो ऑफकॉम बीबीसी के ऊपर कंट्रोल करता है ऑफिशियली 2017 से। पहले भी अनऑफिशियली ऑफकॉम का कंट्रोल होता था, लेकिन 2017 में ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार ने कानून पास करके कहा कि ऑफकॉम विल नाउ रेगुलेट बीबीसी। तो ये बीबीसी का पहला एक्सटर्नल रेगुलेटर बन जाता है 2017 से। और किस तरह से रेगुलेशन होता है ये बीबीसी की वेबसाइट से आप खुद पढ़ सकते हैं चाहे तो, या फिर यहां पर पॉज करके पढ़ लीजिए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ ऑफकॉम इन रिलेशन टू द बीबीसी आर टू प्रिपेयर एंड पब्लिश एन ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क कंटेनिंग प्रोविजंस इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट टू सिक्योर द इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बीबीसी। कुल मिलाकर बीबीसी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग है, पब्लिशिंग है, उन सब से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है,
जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑफकॉम तय करेगा। एंड ऑफ कोर्स ऑफकॉम इज अ गवर्नमेंट बॉडी। अच्छा, यूके में आप किसी प्रोग्राम से खुश नहीं है तो आप ऑफकॉम को फोन करके तुरंत अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। लाइव कंप्लेन्स होती है और अगले ही दिन उस पर कार्रवाई भी होती है। तो यही मॉडल बाद में भारत में भी अपनाया गया था। वो कौन सी बॉडी है आप देखेंगे, अक्सर उसका नीचे नाम आता है टेलीविजन न्यूज की पट्टिकाओं में कि आप अगर हमारी प्रोग्रामिंग से खुश नहीं है तो इस फोन नंबर पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो मॉडल हमने ऑफकॉम से लिया था। ऑफकॉम ने ये चीज कई सालों पहले शुरू कर दी थी, समटाइम अराउंड 2004 और 5। ऑलराइट, तो ऑफकॉम जो है वो बीबीसी के कंटेंट को रेगुलेट करता है। अब मेनली आप इसको पढ़ेंगे तो मोटे तौर पर आपको बस ये नजर आएगा कि कहीं बीबीसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, फेक न्यूज ना पब्लिश करे, इस तरह का स्टैंडर्ड कंटेंट रहे, ये ऑफकॉम निर्धारित करेगा। अब ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि ऑफकॉम हमारी तरफ से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। ऑफकॉम सरकारी बॉडी नहीं है, हालांकि सरकार के कानून से ही उसे बनाया गया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम उसे इंडिपेंडेंटली काम करने देते हैं। वो बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि उसके अंदर जो बोर्ड मेंबर्स एटसेट्रा होते हैं दे कम फ्रॉम इंडस्ट्री एज वेल। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे भी मेंबर्स वहां पर जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस अभी इस ऑफकॉम के दायरे में नहीं आती। तो ये इतना कुछ जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज ऑल रिलेटेड टू बीबीसी विच वर्क्स इन यूके। तो बीबीसी वर्ल्ड वाइड जो बाहर काम करता है वो मोस्टली अभी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। तो उसका ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन कौन तय करता है? बीबीसी। उसके बजट, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ बीबीसी के द्वारा गवर्न होता है, नॉट बाय ऑफकॉम। अब आप कह सकते हैं कि बीबीसी खुद ऑफकॉम के द्वारा गवर्न होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर आज भी बीबीसी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं या फिर उनके चेयरमैन हैं, उनकी हर साल एक एनुअल मीटिंग होती है फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, और ये ऑफिशियल मीटिंग है। इट हैपेंस ऑफिशियली, ऐसा नहीं कि अनाधिकृत रूप से हो रही है। ये ऑफिशियल मीटिंग होती है और फॉरेन सेक्रेटरी बताते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव, टारगेट और प्रायोरिटी क्या रहेंगे। तो जो बीबीसी लाइसेंस देता है वर्ल्ड सर्विस को, उस लाइसेंस के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि बीबीसी की वर्ल्ड सर्विस किस प्रकार से काम करेगी। इट विल हैव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज एग्रीड अपॉन बाय द फॉरेन सेक्रेटरी। यानी कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री ये तय करेगा कि बीबीसी का ऑब्जेक्टिव, टारगेट और प्रायोरिटी क्या है, किस दिशा की न्यूज होगी, किस तरह की न्यूज वहां पर लाई जाएगी। तो इफेक्टिवली बीबीसी वर्ल्ड सर्विस जो विदेशों में काम कर रही है वो आज भी यूके की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव काम करती है। तो इसीलिए जो नरेंद्र मोदी पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री अभी पब्लिश करी या ब्रॉडकास्ट करी है, वो बीबीसी में करी गई यूके में। इट वाज नॉट ब्रॉडकास्टेड बाय द इंडियन आर्म। भारत में उसको नहीं ब्रॉडकास्ट किया गया क्योंकि वो यूके की फॉरेन मिनिस्ट्री अलाउ नहीं करती, उसके कारण बायलैटरल संबंधों पर असर आता, और उन्होंने ऑफिशियली कहा भी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन बीबीसी के पास यूके में काफी हद तक एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है, इसीलिए वो इस तरह के प्रोग्राम को वहां पर चला सकता है। बीबीसी ऑफिशियली आज भी यूके फॉरेन सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है, अपने वर्ल्ड सर्विस के एनुअल डेटा को, एनुअल रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, और उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं टू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ बीबीसी। और ये एक बार एटलीस्ट साल में मीटिंग होती ही है। ऐसा ब्रिटिश मीडिया कहता है कि अनऑफिशियली कई बार ये मीटिंग कई बार होती है, मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट अ ईयर अनऑफिशियल मीटिंग्स डू टेक प्लेस, लेकिन हमें उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ब्रिटिश मीडिया के कहे अनुसार हम मान लेते हैं ऑफिशियली तो एक ही बार ये मीटिंग होती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना मैं आपको बताता हूं। बीबीसी स्टेट सपोर्टेड मीडिया है, लेकिन फिर भी उसे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं बताया जाता। अगर आप लोग ट्विटर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, नाउ डेज ट्विटर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सोर्सेज फॉर न्यूज ऑनलाइन। तो ट्विटर पर पब्लिक शेयर कर देती है बहुत सारी न्यूज डिटेल्स को। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर ट्विटर ने कई सारे देशों के स्टेट मीडिया को ऑफिशियली टैग करना शुरू कर दिया। जैसे आरटी जो रशिया का न्यूज नेटवर्क है, उसके यहां लिखा रहता है रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज सरकार चलाती है, ऑफकोर्स सरकार ही चलाती है, तो उस पर क्लियरली यहां टैग्ड है चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। लेकिन बीबीसी के यहां पर ऐसी कोई टैगलाइन नहीं है। एज ऑफ 14 फरवरी 2023 तो नहीं है। फ्रांस 24 में भी ऐसी कोई लाइन नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के न्यूज मीडिया को स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं बताया जा रहा है ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, लेकिन दूसरे देश जो हैं उनके देशों के न्यूज नेटवर्क्स को इस तरह से बताया जा रहा है। और इनके जो जर्नलिस्ट भी हैं उनको भी टैग कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये आरटी से रिलेटेड एक जर्नलिस्ट है, तो उनकी प्रोफाइल के नीचे भी ये लिखा आता है कि रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। जबकि जर्नलिस्ट तो अपने पर्सनल ओपिनियन वगैरह भी यहां पर ट्विटर पर रख सकते हैं, बट फिर भी इस तरह की बात यहां पर देखी जा सकती है। ये फ्लैगिंग बीबीसी के जर्नलिस्ट की नहीं होती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी को अलाइन करते हुए बीबीसी को कई बार चलाया जाता है। कैसे? पिछले साल जब यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू होता है,
उसके बाद यूक्रेनियन सर्विस को बढ़ावा देने के लिए, यूक्रेन में और रशियन भाषा में अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए बीबीसी को इमरजेंसी फंड दिया गया। बीबीसी को 4 मिलियन पाउंड्स का इमरजेंसी फंड ये सरकार के द्वारा दिया गया ताकि वो यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेजेस के अंदर अपनी पहुंच को बेहतर बना सके। क्यों? ताकि जो यूके की सरकार कहना चाह रही है वो रशियन और यूक्रेनियन भाषा में लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। अब बात करते हैं फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया का है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि हमने ऑफिसेस को रेड किया है दिल्ली और मुंबई में। अगेन, रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं है, द वर्ड यूज दीज डेज इज सर्वे। ऑफिशियली टर्मिनोलॉजी में सर्वे शब्द होता है, रेड शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। तो बीबीसी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे फोन ले लिए गए, उनके फोन एक जगह रखवाकर उनके कंप्यूटर्स फोन्स की जांच वगैरह हो रही है। अब कितनी जांच क्या हो रही है ये हमें एक्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, कई सारे लोगों ने बताया कि फोन्स उनके रखवा लिए गए हैं। सो दिस वॉज गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे। और डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने टैक्स इवेजन किया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो हम देखना चाहते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें पता चले कि कहीं आपने टैक्स की चोरी तो नहीं करी है। बीबीसी को पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए हैं नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, और ये अपने प्रॉफिट्स डाइवर्ट कर रहा है ब्रिटेन में। इसको लेकर पहले भी नोटिस गए और नोटिस का सही समय पर जवाब नहीं आया, ऐसा आईटी डिपार्टमेंट का कहना है। अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक बड़ा ही अनोखा टैक्स बचाने का तरीका है। अक्सर आप ये देखते हैं कि दो कंपनी जो आपस में जुड़ी हुई हैं, हो सकता है कि कंपनी ए की एक सब्सिडरी है बी, तो ये आपस में ही कोई समझौता कर लेंगे, पैसे का लेन देन कर लेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, बीबीसी इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, अपना ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम का वो दे रहे हैं यहाँ पर लाइसेंस वगैरह बीबीसी इंडिया को। तो इनके बीच में जो पैसों का लेन देन होता है उसमें कई बार ये टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर देते हैं, या फिर जो प्राइसिंग है उसको ऊपर नीचे कर देंगे, सस्ते में बेच देंगे, टैक्स बच जाएगा। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स हैं, इसको लेकर इनकम टैक्स काफी विजिलेंट रहता है, स्पेशली बिटवीन सब्सिडरी कंपनीज। और इसको लेकर कई नोटिस बीबीसी को भेजे जा चुके हैं, लेकिन बीबीसी ने पहले कभी सही तरीके से इनका जवाब नहीं दिया, ऐसा आईटी डिपार्टमेंट का कहना है। और इसीलिए आईटी डिपार्टमेंट ने ये सर्वे किया है। तो वो चाहते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स जो हैं उसको लेकर बीबीसी कंप्लायंस दिखाए, और जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फ्यूचर में फॉलो किया जाए, और जो प्रॉफिट उसने डाइवर्ट किया है बीबीसी की पेरेंट कंपनी में या अन्य कंपनीज में, उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स भरा जाए। तो ये सारे रीजन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है। अब ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आईटी डिपार्टमेंट इस सर्वे के बाद किस तरह के नोटिस जारी करता है, किस तरह से बीबीसी रिस्पॉन्ड करता है, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि पूरे दुनिया में ये इस वक्त चल रहा है कि जब कोई काम की चीज आती है न्यूज में, उस समय कुछ ऐसी न्यूज आ जाएगी जो उस काम की चीज को पूरी तरह से हटा देगी। यूएस का उदाहरण मैं आपको देता हूं। तो यूएस में सोशल वेलफेयर के बजट्स में कमी हो रही है, लेकिन पेंटागन या फिर डिफेंस का जो बजट है वो काफी बढ़ गया है। अब बाइडेन सरकार इस ओर ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहती लोगों का, तो इसीलिए वो बलून वाली पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। पिछले 10 दिन से ये बलून गिरा दिया, वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हमने गिरा दिया, यही पूरा न्यूज साइकिल चल रहा है। इस बारे में आपने शायद ही कहीं न्यूज देखी होगी कि जो बाइडेन, जो कि वहां पर एक लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, उनकी सरकार में भी डिफेंस बजट बढ़ रहा है, जबकि कायदे से रिपब्लिकन पार्टी है वही डिफेंस बजट बढ़ाने की बात करती है। लेकिन जब कोई पार्टी अपनी ही आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर बजट्स बना रही है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की न्यूज काफी अक्सर न्यूज मीडिया में चलाई जाती है। कुछ इसी तरह की चीजें दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही हैं, भारत में भी हो रही हैं। अब सवाल यह है कि आप एज अ यूट्यूब कंटेंट कंज्यूमर, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट क्या चाहते हैं? मैं भी चाहूं तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूं जिसमें ये गुब्बारे को मार दिया, ये वाला यूएफओ गिरा दिया, इस पर न्यूज बनाई जा सकती है और डेफिनेटली वहां पर कुछ काम की चीजें हैं भी। लेकिन क्या मैं उसी तरह के ज्यादा वीडियोस बनाऊं या फिर ऐसी न्यूज कवर करूं जो बहुत ज्यादा काम की है? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए किस दिशा में आप पाथफाइंडर चैनल को जाते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप लोगों से, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर से पूछना चाह रहा हूं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। मैं कई सारे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, उनको भी आप जरूर देखिए। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो आपको इस वक्त बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। कॉल ऑन दिस नंबर, से दैट यू आर कॉलिंग आफ्टर वॉचिंग महिपाल सर्स वीडियो, और वो आपको सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। हमारे कुछ बैचेस हैं अपकमिंग जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीज आर गोइंग टू कम सून। ऑफलाइन सेंटर्स भी हमारे चालू हो गए हैं और इनमें भी अब आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।